जय हिंद दोस्तों। आज यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ का पेपर कंडक्ट किया गया है और इस वीडियो में हम उसी पेपर में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और इस तरह की एनालिसिस हम अक्सर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये सूर्य बैच की डिटेल्स है। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बाकी सारे बैचेज की भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती हैं। तो तरीका आप जानते हो, वीडियो पॉज करना, अटेम्प्ट करना, देन आगे बढ़ना है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने लिए, कुछ एक क्वेश्चन हमने नेक्स्ट वीडियो के डिस्कशन में रखे हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें देखो आपसे क्या पूछा गया है कि इंडियन हिस्ट्री में कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ है। दांडी मार्च, चौरी चौरा, पार्टीशन ऑफ बंगाल या चंपारण सत्याग्रह। बेहद आसान सवाल है। दांडी मार्च 1930 में हुआ है, चौरी चौरा 1922 में, बंगाल विभाजन 1905 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो सबसे पहले कौन हुआ है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आंसर सी के साथ हम जाएंगे। एक वीडियो मैंने बनाई थी सितंबर में, 4 सितंबर को ये अपलोड हुई है और इसमें वन शॉट मॉडर्न हिस्ट्री हमने देखा था। बहुत सारे पीवाईक्यूज मैंने कराए थे, 5 घंटे की वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो ऐसे क्वेश्चन आप विदिन सेकंड मार्क कर सकते हैं। ये 200 से ज़्यादा हमने हिस्ट्री के पीवाईक्यूज मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ कवर किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेहद आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आप देखिए, सूफी वर्क है और नेचर ऑफ कंपोजिशन है। देखने में बड़ा टफ लगता है। कासफुल महजूब, फवायदुल फुआद, सियारुल ओलिया, मकतूबात इमाम रब्बानी। बट दोस्तों ये क्वेश्चन हमने 4 से 5 बार डिस्कस किया है। तो कहाँ पे डिस्कस किया वो देख लेते हैं। देखिए, ये हमने हाल ही में HCS के ऊपर वीडियो बनाई थी, बहुत हाल ही में बनाई। आप स्क्रॉल करो, सिविल सर्विसेज के पेपर से पहले सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आया, इस पर्टिकुलर वीडियो से आया, यूँ कहें इस एनालिसिस से, और CAPF में भी पूछ लिया गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, अगर आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने का प्रयास करें तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने क्या पूछा था। बर्नियर इब्न बतूता अबुल फजल के बारे में ये वाला क्वेश्चन था। सियारुल ओलिया, मकतूबात इमाम रब्बानी, फवेदुल फुआद। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन यहीं से है। और मैंने आपको सारी चीज़ उस टाइम पे बताई थी कि आपको भले याद रखने में टफ हो सकता है, बट जब आप PYQs देखोगे तो ये बार बार पूछ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ HCS में ही पूछा गया, इससे पहले भी बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है। उसी टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि ये PYQ है, कोई नया सवाल नहीं है। 2023 में भी यूट्यूब पे हमने एनालाइज करा था। 2023 में जब हमने यूट्यूब पे इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था थीम NCERT से है। आप सर्च भी करोगे ना, वो पुरानी वीडियोस भी मिल जाएंगी। सेम आप देखो, ये 2021 में CDS में पूछा गया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो बायोग्राफी है, जहां नारा ने लिखी है, किस नाम से है, आप ऑप्शन पढ़ के समझ जाओगे। तो यहाँ से पता चलता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और अगर आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हो तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी ऐप ओपन करिए, हिस्ट्री फोल्डर में जा करके सूफीज़म के नाम से वीडियो है, आप उसको ओपन करिए। 46 मिनट की वीडियो है दोस्तों। अगर आप उसे देख लोगे, ऐसे क्वेश्चन आप विदिन सेकेंड मार्क कर लोगे। भक्ति मूवमेंट के जस्ट नीचे वाली जो वीडियो है। खैर, अभी इस पर थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे क्योंकि आप समझ गए हो कितना इंपॉर्टेंट है। जब मैंने थीम NCERT पढ़ाई थी तब भी बताया था। तो एक एक करके समझते हैं। तो ये सूफी ट्रेडिशन की हिस्ट्री से जुड़ी हुई सोर्सेज हैं। तो जो कासफुल महजूब है, ये अली बिन उस्मान हुजवीरी ने लिखा है और ये क्या है, सूफी थॉट और प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए मैनुअल्स हैं। उसके बाद है मलफूजात। मलफूजात का मतलब अटर्ड, यानी जो बातें बोली गई, जो कॉन्वर्जेशन है ना सूफी सेंस की, उसे मलफूजात कहते हैं। और एक एग्जाम्पल है मलफूजात का फवेदुल फुआद। और फवेदुल फुआद किनके बीच का कॉन्वर्जेशन है? क्योंकि ये तो कॉन्वर्जेशन है। मलफूजात का मतलब होता है अटर्ड, यानी कॉन्वर्जेशंस। तो ये है शेख निजामुद्दीन औलिया और इस उनके कॉन्वर्जेशंस हैं, और इसे कंपाइल करने का काम किया अमीर हसन सिद्दी दहलवी ने। तो आप सिंपली पूछते हैं वो आपसे कि फवेदुल फुआद के ऑथर कौन है, तो अमीर हसन सिद्दी दहलवी। इसके बाद मकतूबात है। मकतूबात का मतलब रिटन। तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ना सूफी टेक्स्ट को, सूफी ट्रेडिशन को समझने के। एक तो ट्रीटाइजेज हैं, दूसरा है अटर्ड, यानी जो बातें, जो डिस्कशंस हुए, जो कॉन्वर्जेशंस हुई। एक तो लिखित चीज़ें भी हैं, जिसे मकतूबात कहते हैं। जो लेटर्स एक्सचेंज किए गए ना सूफीजेंस के बीच, वो मकतूबात कहलाते हैं। जैसे मकतूबात इमाम रब्बानी हो गए, जो कि नक्शबंदी शेख अहमद सिरहंदी ने लिखा है ना। और इसके बाद आप देखो तो तज़किरा होते हैं। तज़किरा मतलब जो मेमोरियल्स होते हैं, मतलब किसी बायोग्राफी, किसी सूफी सेंट की बायोग्राफी को किसी अदर पर्सन के द्वारा लिखा गया है। जैसे जो 14th सेंचुरी की जो सियारुल ओलिया है, ये मीर खुर्द किरमानी की है। ये फर्स्ट सूफी तज़किरा थी, है ना। और सबसे फेमस तज़किरा कौन सी है? अखबारुल अख्यार। और इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं दोस्तों, आई नो, बट 3-4 ही हैं। अगर आप उन्हें लिख लोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहां नाराइज, ये क्या है? मुनिसल अरवा।
ये वाली चीज़ भी अपनी थीम एनसीईआरटी मेंशन है, सोर्स 7 में आप पढ़ सकते हो, है ना। ये बायोग्राफी है जहां आरा की, और ये किस पे जुड़ी हुई है, तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती पे है, जिसे मुनीस उल अरवा के टाइटल से लिखा गया है, यानी द कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट्स, और जहां आरा ने लिखा है। तो इस हिसाब से आप देखो तो ये ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। अच्छा, ये भी आप ही सॉल्व कर लेना, है ना। दोनों सिंपल से क्वेश्चन हैं। और ये वाला जो एक्चुअल क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो कासफुल महजूब है, फवेदुल फुआद है, सियारुल औलिया है, मकतूबात इमाम रब्बानी है। तो पहले कह रहे हैं बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ सेंट। तो बायोग्राफिकल अकाउंट्स में हमने पढ़ा, ये आप देखो, बायोग्राफिकल अकाउंट्स में हमने पढ़ा कि ये होते हैं तजकीरा, है ना। और तजकीरा का सबसे फेमस कौन सा तजकीरा है, एक अखबार उल अखयार है ना, सबसे फेमस तजकीरा है अखबार उल अखयार। और इसके अलावा सियारुल औलिया भी है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन है। तो सियारुल औलिया क्या है, सियारुल औलिया बायोग्राफिकल अकाउंट है सेंस की। तो C1 के साथ मैच होगा, C1 के साथ इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, हमारे पास बचते हैं A और C। तो यह है मैनुअल डीलिंग्स विद सूफी सेंट, है ना, कासफुल महजूब। तो इसके साथ हम जाएंगे 2 के साथ। तो फर्स्ट में 2 कौन सा है, बस C में है, तो हम C के साथ जाएंगे, है ना। फवेदुल फुआद क्या, कॉन्वर्जेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, तो B होगा 4 के साथ। मैं लिख देता हूँ A 2 के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से ही थोड़ा एनोटेट था, जिस भी एस्पायरेंट का ये क्वेश्चन पेपर है उन्होंने एनोटेट करा है। एक जाएगा 2 के साथ, फवेदुल फुआद जो है ये मैच होगा कॉन्वर्जेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। सियारुल औलिया जो है ये जाता है बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सेंस, है ना। सियारुल औलिया क्या है, बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सेंस। और इसके अलावा हाँ, ये किसने लिखा है, तो मीर खुर्द किरमाई ने लिखा है, एक तरीके का तजकीरा है, मैं लिख देता हूँ तजकीरा है ये, है ना। तजकीरा मतलब बायोग्राफिकल अकाउंट्स। देन मकतूबात इमाम रब्बानी, और ये किसके साथ मैच होगा, लेटर्स के साथ। तो लेटर्स ऑफ शेख अहमद सिरहंदी डी जाएगा 3 के साथ, है ना। ये शेख अहमद सिरहंदी ने लिखा है, और ये बेसिकली लेटर्स का कलेक्शन है जो उनके डिसाइपल्स या एसोसिएट्स को लिखे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे C बनता है। तो टफ क्वेश्चन नहीं है, बट लोग अटेम्प्ट करते ही हैं, सॉल्व करती हैं। बहुत सारे मैसेज आए, सर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था। आगे बढ़ते हैं, अमर नायका सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन है। और अब मुझे एक कमेंट बार बार आता है यूट्यूब के वीडियो में कि सर ये जो टॉपिक है विजयनगर वाला आपका फेवरेट है। अब पता नहीं ये एनालिसिस, ये कंक्लूजन आपने कैसे करा है। खैर, इस पे आते हैं, अमर नायका सिस्टम पे। नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है। तो पहला कह रहे हैं मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर एम्पायर का। दूसरा, ये जो नायकास थे ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जिनको राय के द्वारा यानी रूलर के द्वारा टेरिटरी मिलती थी गवर्न करने के लिए। तीसरा कह रहे हैं टैक्स वगैरह लेते थे और अपने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए भी कुछ खर्चे रखते थे, और बाकी आर्मी वगैरह मेंटेन करते थे उसी पैसे से। चौथा कह रहे हैं अमर नायका जो टेरिटरीज होल्ड करते थे वो हेरिडिटरी होते थे, मतलब अमर नायका का बेटा ही अमर नायका का बनेगा, और ये नॉन ट्रांसफरेबल होते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रिसेंटली CDS का पेपर हुआ था, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, सर्च करोगे आप तो। इसमें आप देखो इन्होंने क्या पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था। पहला कह रहे हैं ये एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था। तो दूसरा कह रहे हैं ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिनको टेरिटरीज मिलती थी गवर्न करने के लिए, टैक्स वगैरह लेते थे, और बाकी ड्यूज वगैरह भी ये कलेक्ट करने का काम करते थे किसानों से, ट्रेडर्स से। तीसरा कह रहे हैं ये रेवेन्यू का कुछ पार्ट रख लेते थे अपने खर्चे के लिए, बाकी हॉर्स, एलिफेंट वगैरह यानी आर्मी मेंटेन करते थे कुल मिला के। चौथा कह रहे हैं ये रेवेन्यू का शेयर नहीं यूज कर सकते थे टेम्पल्स के मेंटेनेंस में। दोस्तों यहाँ पे D गलत है, क्योंकि ये टेम्पल्स के मेंटेनेंस में भी कुछ हिस्सा खर्च कर सकते थे और करते ही थे। तो यहाँ पे ये तीनों बातें सही है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तीनों बातें इस क्वेश्चन से मेल खा रही हैं। पहला भी सही है, अमर नायका सिस्टम मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन, बिल्कुल ऑप्शन स्टेटमेंट ही सेम है ना, आप पढ़ लो। ये मिलिट्री कमांडर थे, लाइन बाय लाइन मैच कर जाएगा, टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, बस वही है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करा है, 2-4 वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया है, बाकी कंटिजेंट वाली बात तो यहाँ भी लिखी हुई है, बस हॉर्सेस एलिफेंट एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो ये PYQ है, डायरेक्ट है, और फ्री के मार्क्स आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आंसर समझ आ रहा है, D यहाँ पे गलत है ना, यहाँ भी D गलत था। पहले ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था तो ये सारे सवाल भी कराए थे, है ना। ये खास बात है मतलब हमारे लेक्चर्स की, क्योंकि इसमें इकट्ठे जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो क्लैरिटी मिल जाती है। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, अमर नायका जो क्लास है विजयनगर में किससे जुड़ा हुआ था, मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिन्हें राय यानी रूलर्स के द्वारा टेरिटरी मिलती थी गवर्न करने के लिए, और ये टैक्स वगैरह भी कलेक्ट कर सकते थे, कुछ हिस्सा अपनी पर्सनल यूज के लिए, बाकी आर्मी वगैरह में खर्च करते थे। और ये जो मिलिट्री कमांडर्स हैं ये अक्सर राजा के पास, नायक के पास जाते थे, और बेसिकली उन्हें गिफ्ट्स वगैरह देते थे, है ना, राय के पास।
राय के पास जाते थे और उन्हें गिफ्ट्स वगैरह प्रेजेंट्स वगैरह देते थे ताकि वो उस चीज़ को प्रेजेंट कर सके कि हमारी एफिनिटी है आपके साथ। फिर आप ये देखो, अमर नायक का सिस्टम मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था, विजयनगर एम्पायर, ये सारे एग्जाम के पूछे हुए हैं ना, CDS में पूछा गया है। फिर आप ये क्वेश्चन देखो, CAPF में ही पूछा गया था। पहला कह रहे हैं अमर नायक वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द राय, तो ये सेम बात है, मैंने आपको बताया था राय का मतलब रूलर्स होता है। फिर अपने सर्विस के बदले इन्हें केस में पेमेंट मिलता था, नहीं केस में नहीं, लैंड में पेमेंट मिलता था जिसपे वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे। इसके बाद कह रहे हैं ये कंटिजेंट यानी आर्मी वगैरह मेंटेन करते थे, सही बात है। तो कह रहे हैं राजा को ट्रिब्यूट देते थे अक्सर, और ख़ास तौर से ये अपीयर भी होते थे रॉयल कोर्ट में ताकि वो लॉयलिटी दिखा सकें, तो सही बात है ये तो। बस सेकंड यहाँ पे गलत है ना, समझ आ रहा है कि इन्हें कैश में पैसे नहीं मिलते थे। ये विजयनगर एम्पायर की बैच की फाइल है और आप देखो तो इसमें हमने किस तरह से डिस्कस किया था अमर नायक का सिस्टम के बारे में, है ना। ये सारा डिस्कशन हमने किया था, सारी बातें हमने समझी थी, और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, है ना। विजयनगर एम्पायर अपने आप में बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला टॉपिक है दोस्तों। आप देखो तो बहुत सारे सवाल पूछे गए विजयनगर एम्पायर पे, है ना। और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आप तो ऐसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। फिर बाकी अगर इसकी बात करें, हाँ ये सही बात है, पॉलिटिकल इनोवेशन था और मिलिट्री कमांडर्स ही होते थे, और कुछ हिस्सा ये टैक्स का अपने पास रखते थे और बाकी कुछ हिस्सा जो है वो टेम्पल्स में और बाकी चीज़ों में खर्च करते थे, आर्मी वगैरह मेंटेन करने में खास तौर से। और कुछ बातें अगर आप और समझो तो ये कह रहे हैं हेरिडिटरी था, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बात साफ तौर से गलत है। ये कोई हेरिडिटरी राइट नहीं था, बल्कि ये राय के द्वारा इन्हें दिया जाने वाला लैंड था, है ना। तो ये टेरिटरी को ओन नहीं करते थे, दे वर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, तो इस वजह से राय चाहे तो उन्हें ट्रांसफ़र भी कर सकते थे, है ना। इनके पास अथॉरिटी थी कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमर नायका का बेटा अमर नायका ही बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये ओनर नहीं है ना लैंड के, तो उन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता था। तो ये बात ज़रूरी है समझनी है, थीम NCERT में है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ शूट ऑफ द चैतन्य ट्रेडिशन ओरिजिनेटिंग इन नादिया इन बंगाल एंड फॉलोड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। तो ये चैतन्य ट्रेडिशन का पार्ट था और उसका ऑफ शूट था, और ये नादिया में ओरिजिनेट हुआ बंगाल में, और हिंदू मुस्लिम दोनों फॉलो करते हैं। एकाशरण धर्म, सहाजिया, गौड़ीय वैष्णविज्म या बाउल। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत टफ है, ये एल बासम की बुक से लिया गया, जो कि बहुत फेमस बुक थी। पहले बहुत सारी यूपीएससी एस्पायरेंट्स पढ़ते थे, बट बाद में क्वेश्चंस आने काफ़ी कम हो गए, तो ये बुक उतनी नहीं पढ़ी जाती यूपीएससी एस्पायरेंट्स के द्वारा, और मेरे द्वारा रिकमेंडेड नहीं है। इक्के दुक्के सवाल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखो तो इन्होंने बताया हुआ है कि अ यूनिक ऑफ शूट ऑफ द चैतन्य ट्रेडिशन वाज द बाउल मूवमेंट। दिस बिगेन इन नादिया एंड स्प्रेड ऑल ओवर बंगाल। ऑल्दो हिंदू एंड मुस्लिम एडेप्टेड देयर ओन वर्जन, दे बोथ रोट देयर rapturous songs in Bengali. Muslim baul followed the Sufi tradition while the Hindu baul were Vaishnavite. समझ गए ना। तो ये जो बाउल है ये चैतन्य ट्रेडिशन का ही यूनिक ऑफशूट है, और ये नादिया में स्टार्ट हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों अपने अपने तरीके से फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू बाउल जो है वैष्णवाइट्स हैं और जो मुस्लिम बाउल्स हैं वो सूफी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। दे आर बोथ रिगार्डेड एज मैन ऑफ द हार्ट। द बाउल वर नॉन डुअलिस्टिक, कंसीविंग द बॉडी एज द माइक्रोकॉस्म ऑफ द यूनिवर्स, है ना। ये नॉन डुअलिस्टिक नेचर है। और बॉल पोएट लिखते हैं कि द मैन ऑफ द आउटसाइड इज ड्वेलिंग इन द हाउस, यानी बाहर का जो मैन है, जो बाहर रह रहे हैं मैन, वही घर में रह रहे हैं। इन वेन हैव यू बिकम मेड बाय सर्चिंग फॉर हिम आउटसाइड। तो ये जो रेफरेंस है ये बहुत फेमस है अगर आप भक्ति सूफी ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो आंसर यहाँ पे साफ तौर से ऑप्शन डी है, बाउल, और बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ PYQ में जो ऑप्शन से जुड़े हुए हैं, और ये बहुत ज़रूरी है समझना। मैं तो मतलब ज़रूर डिस्कस करूँगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा कि कौन सा शैव तांत्रिक सेक्ट नहीं है, CISF का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं सहाजिया, कपालिका, कालमुख या नाथ। तो इसका आंसर क्या है? सहाजिया। जो सहाजिया कल्ट है, अगर आप देखो CDS में बाद में पूछ भी लिया गया कि सहाजिया कल्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो ये कह रहे हैं 10th 11th सेंचुरी, मतलब आज की बात ये नहीं है, 1200 साल पहले की बात है, इसकी स्टार्टिंग देखने को मिलती है। तो ये किन से जुड़ी हुई है? ये अर्ली भक्ति ट्रेडिशन से, काइंड ऑफ अर्ली सूफिज्म से, या अर्ली उपनिषदिक फिलोसफी से, या बुद्धिज़्म से। तो आंसर क्या है? जो सहाजिया कल्ट है ना, ये बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई है। तो इस वजह से ये शैव तांत्रिक सेक्ट से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि ये बुद्धिज़्म से, ये फिलोसफी जुड़ी हुई है। तो सहाजिया कल्ट कहते हैं, ये 10th 11th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, और ये प्राइमरली तंत्रिक बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है, स्पेशली वज्रयान या सहजन्य ट्रेडिशंस, है ना। सहज का मतलब नेचुरल होता है। तो ये सहाजिया ये मानते हैं ना कि जो एनलाइटनमेंट है ये रियलाइजेशन से भी अटेन की जा सकती है। आप नेचुरल स्टेट में रह के भी एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ से ये वर्ड आया है सहाजिया, सहज वर्ड से।
ठीक है। तो ये ईस्टर्न इंडिया में डेवलप हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन वाले रीजन में बहुत ज़्यादा प्राइमरली डेवलप हुआ, और ये महासिद्धार्थ से क्लोजली लिंक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन द वर्क्स ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो अगर ये तो वेल नोन फैक्ट है, और जब भी हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इस बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। जो यूरेनस है ना, ये डिस्कवर किया गया है 1781 में टेलीस्कोप का यूज़ करके। किनके द्वारा? विलियम हर्सेल के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे सी है। ये इंडिया के एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर को नोन नहीं था उस टाइम पे, तो इस हिसाब से बहुत बाद में डिस्कवर हुआ यूरेनस। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। 1781 में क्या होता है, विलियम हर्सल कोई प्लेनेट वगैरह डिस्कवर नहीं कर रहे होते हैं, वो म्यूजिशियन होते हैं, वो तो एक अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर होते हैं, वो बाय प्रोफेशन एस्ट्रोनॉमर नहीं होते हैं, बस शौक से एस्ट्रोनॉमी करते हैं कभी कभार, बस उनके पास टेलीस्कोप होता है, वो खुद का टेलीस्कोप बनाते हैं, है ना, बस एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसा कोई उनका प्रोफेशन नहीं रहता है। एक रात वो ऐसे ही आसमान पे देख रहे होते हैं इंग्लैंड में, और वो ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ तो एक टाइनी सा ऑब्जेक्ट है, और फिर वो अलग अलग एंगल से देखने का प्रयास करते हैं, उन्हें लगता है ये एक स्मॉल डिस्क है इस तरीके से, और फिर उसके बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने कोमेट डिस्कवर करा है। वो सबको बताते हैं उस टाइम पे जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उन्हें, कि मैंने तो एक कोमेट को डिस्कवर करा है। बट एस्ट्रोनॉमर्स यूरोप के इस टाइम पे काफ़ी ध्यान देते हैं इस चीज़ पे, और महीनों तक ये ऑब्जर्वेशन चलती है, और बाद में पता चलता है कि ये जो ऑर्बिट है ये तो ऑलमोस्ट परफेक्टली सर्कुलर है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोमेट का जो ऑर्बिट है वो इस लेवल पे जाके सर्कुलर हो। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये तो कोई अलग सा प्लेनेट ही है, और इस तरीके से ये डिस्कवरी गलती से हुई, है ना। और काफ़ी चीज़ें बदल गई इसके बाद, क्योंकि हर्सेल जो ये प्लेनेट का नाम है वो जॉर्जियम सीडस रखना चाहते थे, जॉर्ज स्टार्स के नाम पे, क्योंकि किंग जॉर्ज थर्ड उस टाइम पे रूलर होते हैं, तो इसलिए जॉर्जियम सीडस नाम रखना चाहते हैं कि रॉयल पेट्रोनेज मिल जाएगी, है ना, राजा का खौफ तो सबको होता है। तो मोस्ट यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात को डिसलाइक करा, और हालांकि जो इवेंचुअली जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जोहन इलर्ट, उन्होंने प्रपोज करा ये नेम यूरेनस, क्योंकि ये ग्रीक स्काई गॉड के नाम से जुड़ा हुआ है, और फिर इस तरीके से ये नाम पड़ गया, है ना। तो आंसर इसका सी है। बाकी तो आप जानते हैं दोस्तों, सन, मरकरी, जो वीनस है, ये बहुत पहले ही इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने बता दिया था, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आंसर यहाँ पे सी है। और एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट जैसे सूर्य सिद्धांत है, आर्यभट्टिया है ना, सिद्धांत शिरोमणि है, इसमें 7 ग्रहों की बात की जाती है, 7 क्लासिकल प्लैनेट्स की बात की जाती है, जिसमें सूर्य है, चंद्र है, बुध है यानी मरकरी है, शुक्र है यानी वीनस है, मंगल है, बृहस्पति है यानी जुपिटर है, शनि है जिसे सैटर्न कहते हैं, और ये सारे विजिबल हैं टू द नेकेड आइज, है ना। और यूरेनस जो है वो रिकग्नाइज प्लैनेट के रूप में विजिबल नहीं था इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, ये काफ़ी बाद में डिस्कवर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोडुमनाल के बारे में पूछा जा रहा है। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है तमिलनाडु में, एक चेर राजा का नाम है, कलवर सेंट है, और ये एक सेलिब्रेटेड डांस है साउथ इंडिया का। तो ये आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, अगेन हमारी प्यारी एनसीईआरटी, थीम्स एनसीईआरटी। इसमें देखो उन्होंने बताया है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग इंडस्ट्री यूजिंग प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन, और ये कोडुमनाल यानी तमिलनाडु से देखने को मिला है। मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि जो बीड मेकिंग इंडस्ट्री है, और बीड क्या है अगर ये आपको नहीं पता तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए, वीडियो देखनी चाहिए हमारी। तो इसमें कोडुमनाल के बारे में बताया, वहीं से प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन लिए जाते थे। और ये आप देखो किंग, फार्मर्स एंड टाउन का ये मैप बहुत ही क्लासिक मैप है। यहाँ पे कुछ लोकेशंस हैं, हर लोकेशन पे क्वेश्चन आता है। महास्थान, चंद्रकेतुगढ़, अगर आप देखो तो ये 2024 में पूछा गया था ना, चंद्रकेतुगढ़ पे क्वेश्चन, चंद्रकेतुगढ़ नाम का सिविल सर्विसेज में, मैं लिख देता हूँ। फिर आप यहाँ पे आप देखो तो चंद्रकेतुगढ़ के बाद शिशुपालगढ़, इस पे नहीं आया, बट धन्य कटक पे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 2023 में। आप देखो धन्य कटक के बारे में कि ये तो एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर था अंडर महासंघिका, तो ये किस पर्टिकुलर रीजन्स से जुड़ा हुआ है। फिर आप ये देखो तो इन्होंने पूछा कोरकाई के बारे में, पुहार यानी पुहार के बारे में, ये रहा पुहार। तो आप समझ गए होगे, ये पूछ लिया और ये भी पूछ लिया, है ना, ये भी पूछ लिया, ये वाला बचा हुआ है, तो अगला यही नंबर है। और इसी में आप देखो यहाँ पे तो कोडुमनाल है, ये भी पूछ लिया, तो कुछ खास बचा नहीं है इस मैप में पूछने को, बट ये तो आप समझ गए होगे, आगे चल के वो ये सब पूछ सकते हैं। पैठान वगैरह आपको पता होना चाहिए, सातवाहन की राजधानी है ना। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें और इन चीज़ों को मिस कर देते हैं तो फिर कुछ खास फायदा नहीं है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इसी वजह से मैंने लोकेशन की अलग से वीडियो बनाई हुई है, और बैच में हमने इसी वजह से टॉपिक वाइज वीडियोज़ को डिवाइड किया है, अदरवाइज ये टॉपिक मिस हो जाते हैं। आप चैप्टर पढ़ोगे, इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ कैसे याद रख पाओगे, कोई नहीं याद रख सकता। वो PYQs के रेफरेंसेज में पढ़ते हैं तो समझ आता है, अच्छा ये चीज़ें पूछी तो अब ये पूछेंगे,
है ना। और अलग से जब लोकेशन पर हम डिस्कशन करते हैं तो और भी इस मैप में नहीं है, बट पूछे ही गए। विदिशा पे तो क्वेश्चन आया ही हुआ है ना, आप समझ गए होगे। 2-3 साल पहले सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है, उनके पुराने नाम दे दिए थे, है ना। तो इसका आंसर क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू अ कॉन्फेडरेसी ऑफ तमिल स्टेट्स। तो ये क्वेश्चन था सीडीएस का, जब मैंने ये डिस्कस किया था तो स्टूडेंट्स का भी यही कहना था, सर ये कैसा सवाल है, मतलब इसमें कुछ खास समझ नहीं आ रहा है ना, ये कुछ सेंस नहीं बना रहा, मतलब इतना कौन याद रख सकता है। फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है खारवेल का, ये बात तो सब पढ़ते हैं, यहाँ तक समझ भी आ रहा है कि वो 11th जब उनका रायन रहता है, यानी जब वो कार्यभार संभालते हैं तो 11वें साल खारवेल डिस्ट्रॉय कर देते हैं तमिल स्टेट्स की कॉन्फेडरेसी को। और यहाँ पे तरामिरी देश संगठम इस नाम से जो इनकी कॉन्फेडरेसी रहती है उस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया कर दिया जाता है खारवेल रूलर के द्वारा। तो इसमें कह रहे हैं कि ये कितनी पुरानी होती है उस टाइम पे कॉन्फेडरेसी, है ना, 110 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं पूछा कितनी साल पुरानी, सिंपल पूछ लिया कि जो कॉन्फेडरेसी है ना, ये कौन सा इंस्क्रिप्शन बात करता है कि कॉन्फेडरेसी है। तो यहीं पर इन्होंने बताया हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ये बात करता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो पीवाईक्यूज इस तरह से करने हैं कि इस तरह क्वेश्चन हम टैकल कर पाए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है ना। और ये सीडीएस का क्वेश्चन, तो अगर आप सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर करो, आप सीडीएस का क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है। और ये बात मैं पिछले 3, 4, 5 सालों से यही बता रहा हूँ कि पीवाईक्यूज आपस में इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटेड पढ़ना होगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द डिसेंट ऑफ द गंगा, जिसे अर्जुनाज पीनेंस के नाम से जानते हैं, अर्जुनाज पीनेंस, ये क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये रिलीफ स्कल्पचर है मम्मलपुरम में, भट्टी के द्वारा लिखा गया एक पोएम, बहुत फेमस ऑथर है भट्टी। टेम्पल है जो राष्ट्रकूटाज ने बनाया, अजंता की पेंटिंग है। सेम क्वेश्चन सीएपीएफ 2018 में पूछा गया था, डिपिक्शन ऑफ द डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन, यानी जब हेवन से, स्वर्ग से रिवर गंगा उतरी हैं तो उस चीज़ का जो डिपिक्शन है वो किस रिलीफ स्कल्पचर में है। अगर आप ये भी पढ़ लो रिलीफ स्कल्पचर, तो यहाँ आप देखो रिलीफ स्कल्पचर, तो क्वेश्चन से ही आंसर हो जाता है। वैसे इसका आंसर तो ऑब्वियसली बात है महाबलीपुरम या मम्मलपुरम है। और जो डिसेंट ऑफ द गंगा है जिसे अर्जुनाज पीनेंस के नाम से जानते हैं, ये मोन्यूमेंटल रिलीफ है। इमेज अगर आपको ये विजिबल है प्रॉपरली तो आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। और ये 7th सेंचुरी में बनाई गई है, याद रखना 7th सेंचुरी में बनाई गई है पल्लवा डायनेस्टी के रूलर के द्वारा। और ये मोस्ट लाइकली माना जाता है नरसिंह वर्मन ने बनवाया होगा, मम्मल रूलर अपने आप को मानते हैं। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट रिलीफ है। आप देखो दोस्तों कितना मुश्किल होगा, ये पत्थर को काट करके बनाया गया है ना। और या तो ये भागीरथ का पीनेंस को दिखाता है अर्जुन, या अर्जुन का पीनेंस को दिखाता है। तो यहाँ पे ये बाकी ऑप्शंस गलत हैं। और ये भी पीवाईक्यू है, साफ तौर से आप देख सकते हो, यानी 8 साल पुराने पीवाईक्यू को पूछ लिया गया। भाटी काव्य लिखा है भट्टी ने, जो जिसे रावण वध के नाम से जानते हैं, एक संस्कृत पोयम है, तो ये तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। राष्ट्रकूट ने जो टेम्पल बनाया वो तो कैलाश टेम्पल है एलोरा में, ये भी नहीं है। और पेंटिंग एट अजंता, ये तो आप जानते हैं दोस्तों, बोधिसत्व पद्मपानी, बुद्धिस्ट म्यूरल पेंटिंग, ये सब जुड़ा हुआ है इनसे। रॉक कट रिलीफ नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो आसान क्वेश्चन नहीं है, पीवाईक्यूज में सभी पढ़ते हैं, हमने ही पढ़ा है। ये जितने भी पीवाईक्यूज आप देख रहे हो दोस्तों, ये टॉपिक वाइज तरीके से हम ऑब्वियसली बैच में कवर करते हैं, यूट्यूब पे भी कई बार हम डिस्कस करते हैं अगर टॉपिक आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग कांग्रेसमैन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नो चेंजेस ग्रुप। नो चेंजेस ग्रुप का पार्ट कौन नहीं थे। सीडीएस 2022 में पूछा गया था, नो चेंजर ग्रुप का पार्ट कौन नहीं थे, आप देख सकते हो ये। फिर यही सवाल ईपीएफओ में पूछा गया था, नो चेंजर ग्रुप का पार्ट कौन नहीं थे। फिर यही क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था सीडीएस में कि गांधी जी का कैसा एटीट्यूड था टूवर्ड्स द स्वराजिस्ट लीडर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किसी भी टॉपिक की जो पहचान है वो पीवाईक्यूज के रेफरेंस में होती है कि वो चीज़ कितनी ज़रूरी है। तो बात कुछ ऐसी है कि मार्च 1922 में, मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझा देता हूँ ब्रीफली। मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर ले आता है, तो इससे नेशनलिस्ट रैंक्स में एक तरीके का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। एक डिबेट स्टार्ट हो जाता है कांग्रेसमैन के बीच कि इस ट्रांजिशन पीरियड में क्या करना है। ये पैसिव फेज चल रहा था मूवमेंट का, चोरी चोरा और बाकी इवेंट्स के बाद का ये इवेंट है। तो एक जो सेक्शन है जिसमें चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, ये जो इनका ग्रुप है वो कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के बॉयकॉट को एंड करेंगे ताकि नेशनलिस्ट एंटर कर सकें और जो असेंबलीज की कमजोरियां हैं उन्हें उजागर कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ग्रुप है जो मैं आपको टेब्यूलर फॉर्मेट से समझाने वाला हूँ ताकि आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाए। एक जो ग्रुप है यहाँ पे वो कहलाता है नो चेंजर, और दूसरा जो ग्रुप है वो कहलाता है स्वराजिस्ट। तो स्वराजिस्ट हैं और नो चेंजर हैं। क्या इनके बीच डिफरेंस है? देखिए जो स्वराजिस्ट ग्रुप है
जिनमें कौन कौन लोग हैं, तो इनमें जो लोग हैं वो हैं चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू जी और अजमल खान। ये मेन लीडर हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, स्वराजिस्ट हैं ये। और इनका कहना था एंड और मेंड, इन्होंने जो टर्म दिया एंड और मेंड, कि या तो हम जा कर के काउंसिल को सुधार करेंगे या फिर उसे ख़त्म कर देंगे। जब भी काउंसिल चलेगी और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बातों को नहीं मानती है, नहीं समझती है, तो हम काउंसिल के काम में बाधा डालेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, एंड और मेंड की बात इनके द्वारा देखने को मिलती है। जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो कहलाता है नो चेंजर्स। नो चेंजर्स मतलब इन्होंने काउंसिल एंट्री का विरोध किया। इन्होंने तो काउंसिल एंट्री को सपोर्ट किया, स्वराजिस्ट ने काउंसिल एंट्री को सपोर्ट किया, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि इनका कहना था हमें काउंसिल में एक बार आने तो दो, फिर देखो हम कैसे काम में बाधा डालते हैं और चीज़ों को बिगाड़ते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली बात है बहुत सारी मांगे नहीं मान रहे थे, बट नो चेंजर का कहना था नहीं, हम काउंसिल एंट्री नहीं लेंगे, है ना। और ये डिफरेंस था। और इनका कहना था कि नहीं, हम कंस्ट्रक्टिव वर्क में ध्यान लगाते हैं, बॉयकॉट को कंटिन्यू करते हैं, इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन चलाते हैं, जो गांधी जी का मेन कहना था, हम सहयोग करेंगे, ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे, और एक तरीके से सस्पेंडेड सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम के लिए तैयारियां करेंगे, है ना। तो इन चीज़ों की बात यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, काउंसिल एंट्री के क्वेश्चन पे ये डिफ्रेंसिएशन आया है। अब यहाँ पे आप गौर करो, जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू जी, अजमल खान जी, ये मेजरली कहते हैं कि काउंसिल में एंट्री हमें लेनी चाहिए। जबकि जो यंग लीडर्स हैं, यंग लीडर्स कौन है इस टाइम पे, चाहे आप बात कर लो वल्लभ भाई पटेल जी की, राजेंद्र प्रसाद जी की, एम ए अंसारी जी की, इनफैक्ट नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग जो है वो नो चेंजर्स हैं, है ना। ये काउंसिल एंट्री का विरोध करते हैं, है ना, सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि स्वराजिस्ट सपोर्ट करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, आप इन्होंने कहा कि कौन कौन मेंबर नहीं है या इनमें से कौन मेंबर नहीं है, तो राजगोपालाचारी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, विट्ठल भाई पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी, यहाँ पे 2 नाम हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी। तो देखिए नो चेंजर जिसे हम, नो चेंजर एक हो गए, स्वराजी जिसे हम प्रो चेंजर कह रहे हैं, कई बार ये टर्म भी यूज़ कर लेते हैं ना, तो ये भी आप लिख लेना। तो नो चेंजर में कौन कौन से लोग हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, एम ए अंसारी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इसके अलावा राजा जी हैं, है ना, सी राजगोपालाचारी। चित्तरंजन दास जी स्वराजिस्ट हैं, बट राजा जी जो हैं राजगोपालाचारी, वो काउंसिल एंट्री का विरोध करते हैं, नो चेंजर का पार्ट है। तो ये जो नाम है ये आप याद रख लोगे, काम बन जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो कह रहे हैं कौन नो चेंजर का हिस्सा नहीं है, तो नो चेंजर में कौन कौन से लोग हैं, यंग लीडर्स हैं मेजरली, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, है ना, राजा जी हो गए, ये लोग हैं मेजरली। तो इसमें आप देखो तो राजगोपालाचारी यानी राजा जी ये तो नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद जी भी नहीं होंगे, वल्लभ भाई पटेल भी नहीं होंगे, आंसर यहाँ पे सी होगा, विट्ठल भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई का नाम है विट्ठल भाई पटेल, और ये भी फ्रीडम फाइटर हैं, और इनका पॉलिटिकल एफिलिएशन रहा, इनिशियली ये कांग्रेस के मेंबर थे, बट बाद में स्वराज पार्टी के लीडिंग मेंबर बनते हैं। और एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इनका ये ध्यान रखना कि ये फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड प्रेजिडेंट हैं, या आप कह सकते हो इलेक्टेड स्पीकर हैं, क्योंकि जो उस टाइम पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती थी, प्रेजेंट डे लोकसभा से आप एसोसिएट करके देख सकते हो, तो फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर के रूप में आप विट्ठल भाई पटेल जी का नाम जरूर ध्यान रखना, है ना। और ये ऑब्वियस ही बात है, सपोर्ट करते हैं एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आंसर यहाँ पे सी के साथ हम जाएंगे। आप ये क्वेश्चन देखो आप, है ना, यही सेम सवाल है मुझे लगता है, हाँ ऑप्शन भी सेम है, तो विट्ठल भाई पटेल होगा इसका आंसर, है ना, क्योंकि ये नो चेंजर का पार्ट नहीं है, ये प्रो चेंजर्स हैं, है ना, ये प्रो चेंजर्स हैं या ये स्वराजिस्ट हैं। बाकी एम ए अंसारी जी, हाँ ये नो चेंजर का पार्ट है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी राजा जी, ये भी हैं, है ना। इसके अलावा कस्तूरी रंगा अयंगर, ये भी हैं नो चेंजर का पार्ट। फिर आप ये क्वेश्चन देखो, कौन पार्ट नहीं है ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स में से, तो इसमें है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू तो स्वराजिस्ट हैं, मोतीलाल नेहरू क्या स्वराजिस्ट हैं, तभी तो स्वराज पार्टी के फाउंडर हैं। तो ये नो चेंजर नहीं बल्कि प्रो चेंजर्स हैं, है ना, नो चेंजर नहीं बल्कि प्रो चेंजर्स है, तो हम डी के साथ जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वेश्चन को एसोसिएट करके हम कैसे बाकी चीज़ें समझ सकते हैं। बाकी ये कह रहे हैं गांधी जी का क्या रवैया था स्वराजिस्ट लीडर के प्रति, क्या वो ये अपोज करते थे उनके एंट्री को लेकर, या इनका पूरा भरोसा था गांधी जी का, है ना, इन पे, और ये कह रहे हैं कि ये वार्म पर्सनल रिलेशन उनके साथ नहीं मेंटेन करना चाहते थे, या न्यूट्रल थे गवर्नमेंट के ऑफेंसिव अगेंस्ट द स्वराजिस्ट को लेकर, एंड वो उन्हें डिफेंड नहीं करने का काम करते हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचो दोस्तों तो क्या हो सकता है,
तो यहाँ पे जो आंसर है ना बी होना चाहिए। ही हैड फुल ट्रस्ट इन देयर बोनाफाइड्स एंड कंसिडर देम मोस्ट वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड लीडर। ये वाली जो बात है यहाँ पे सही देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि नहीं ये इतना एक्सट्रीम नहीं हो सकता है, माइट बी आंसर ए हो लाइक ही वॉज नॉट अपोज टू देयर एंट्री टू काउंसिल, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बिपिन चंद्रा सर की बुक पढ़ोगे इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे साफ तौर से बताया गया गांधी जी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये कि इवन व्हेन अपोजिंग द स्वराजिस्ट लीडर ही हैड फुल ट्रस्ट इन देयर बोनाफाइड्स, यानी इनके गुड फेथ पे इन्हें पूरा भरोसा था गांधी जी को। और ये कहते हैं द मोस्ट वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, ये जो क्वेश्चन में यूज किया गया द मोस्ट वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड लीडर। आप समझ गए हो क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है ना। एंड एज पर्सन हु मे हैव मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस इन द कॉज ऑफ द कंट्री एंड हु यील्ड टू नो वन इन देयर लव ऑफ फ्रीडम ऑफ द मदरलैंड, मोर ओवर ही एंड दास एंड मोतीलाल नेहरू थ्रू आउट मेंटेन्ड वार्म पर्सनल रिलेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, है ना। समझ गए ना। तो ये बेसिकली बात है कि स्वराज लीडर के जो सही इरादे हैं, गुड फेथ है, बोनाफाइड्स है, उन पे गांधी जी पूरा भरोसा रखते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हिस्ट्री के। कोई क्वेश्चन रह गया क्या? हाँ, ये एक क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे, और टाइम बचे तो बाकी सब्जेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर सवाल पीवाईक्यू दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आप सही अप्रोच में पीवाईक्यूज कवर करते हो, एनसीईआरटीज़ को फॉलो करते हो। एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एनसीईआरटीज़ नहीं फॉलो करोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं टैकल कर सकते हो। हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनसीईआरटीज़ को कवर किया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए, बैच के लिए डिटेल्स हैं। बाकी आप नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की एनालिसिस चाहते हो यूट्यूब पे, या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।